तो फिर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट। यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो नॉर्मल करंट अफेयर्स नहीं है, वो करंट अफेयर्स है हमारे मेंस की आंसर राइटिंग में काम आने वाली करंट अफेयर और प्रीलिम्स भी इजीली चुटकियों से निकालने वाली। अगर आपने मेरी करंट अफेयर 10 महीने तक की देख ली तो ये वाला प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने एक कॉन्साइज तरीके से करंट अफेयर लेकर आया हूँ, वो भी आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। ठन 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 आपके लिए। ओके, तो बिना कुछ बकवास करे शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहला है काला धन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो कि ऑपरेशनल होगा 2027 से, यूनियन मिनिस्टर ने कहा। अब है क्या, ये जॉइंटली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट है, लाइक इंडिया और म्यांमार के बीच में। काला धन किधर है? म्यांमार में। तो ठीक है, तो ये है क्या, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जिसमें कार्गो, हमारा इंडिया का कार्गो जाएगा, मतलब ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये म्यांमार के थ्रू जाएगा। जैसे कि वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, चाइना भी जा सकता है अगर अलाउड हो तो। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो अभी उसके पहले हम इस एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि है क्या ये, कि एमटीटीपी 2008 में साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें आता क्या है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांजिट कंपोनेंट्स, वाटरवे कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें है क्या, कि कालाधन रिवर है, मतलब सिटवे पोर्ट से मतलब कालाधन रिवर जिसमें सिटवे पोर्ट है, वहां से ये जाएगा किधर, अपना पैलेटवा, जो कि म्यांमार के दूसरे छोर पे है। फिर वहां से रोड्स वगैरह से कनेक्ट करके मतलब पैलेटवा पहुंच के पैलेटवा से जाएगा जोरिंगपुई, जोरिंगपुई से जाएगा म्यांमार की बॉर्डर, लाइक फिर मिजोरम। इससे क्या होगा, हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी वो भी बहुत हाईली एक्यूरेट हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमारा लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ये बहुत एक लाइक प्रियर लोग, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो ये इससे होगा क्या, देखो चिकन नेक्स्ट, आपको पता है कि अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बांग्लादेश का, कि चिकन नेक को हम दबा देंगे, क्योंकि एक सिर्फ 21 किलोमीटर का कॉरिडोर है। तो अब उस बांग्लादेश की सोच को दबाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, मैं आज से आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि चिकन नेक कॉरिडोर जो हमारा 21 किलोमीटर का है, बांग्लादेश कब्जा ना कर पाए उसके लिए हमारे लिए एक और वे थ्रू मिल गया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने लाइक वेस्ट से थोड़ा हट के सोचना है तो ईस्ट जाना है, ईस्ट में बिजनेस करना है, वही 2014 में अनाउंस हुई थी। उससे हम मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो उसमें हेल्प करने वाला है। उसके साथ साथ ये इंडिया की कनेक्टिविटी को फोकस करेगा अपने नेबरहुड में, जो लॉजिस्टिक है, कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट, ये सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गुड्स टू एज वेल, ये सब हेल्प करने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टीमोडल प्रोजेक्ट। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ हट के, कुछ हट के खाए हमने ऐसे झटके, प्रीलिम्स देखा और देखा और लग गए हमारे पटके। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, पैटर्न देखते हो। ऐसे करंट अफेयर नॉर्मली आप सीधे लाइक समझ रहे हो ना कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो बस ओनली। तो करंट अफेयर क्या है, पैटर्न ऑफ फ्लड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, साइज, इंटेंसिटी अंडरगोस चेंजेस। आईआईटी की स्टडी, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की दोनों ने मिलकर स्टडी किया है कि रिवर एंड फ्लड का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है पिछले 40 सालों में। और ये 40 साल कब से, लाइक 1970 से लेके 2010 तक यहाँ का डाटा उठाया है, और इनको ने देखा कि जो फ्लड पैटर्न है वो चेंज आ रहा है। पहले कहीं और पर, जैसे कि पहले बिहार में बहुत रैंडम फ्लड आ रहा है, अभी बिहार में कम फ्लड आ रहा है। मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आगे हम आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या इन लोगों ने पढ़ा है। इस स्टडी का की हाईलाइट ये है कि 74% मैग्नीट्यूड फ्लड्स का डिक्रीज हुआ है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है जरूर बताओ मुझे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक एक मैग्नीट्यूड का आता, इंटेंसिटी उस डैमेज मतलब इंटेंसिटी को हम डैमेज से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 74% इसका स्लो हुआ है फ्लड मैग्नीट्यूड, और 26% शोकेस इंक्रीज हुआ है ट्रेंड में। समझ रहे हो, जहां पे ज्यादा होता था वहां पे 74% कम हुआ, और जहां पे कम होता था वहां पे 26% बढ़ा है। लॉजिकल बात है, थोड़ा सा समझ के चलो, ठीक है। लार्जर कैचमेंट एरिया, लाइक कैचमेंट एक्सपीरियंस, तो इसमें है क्या, बेसिकली इस रिपोर्ट में आया क्या, जो वेस्ट और सेंट्रल गंगा बेसिन है वहां पे 17% डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है पर डिकेड
इन मॉनसून फ्लड, समझ रहे हो, गंगा और सेंट्रल बेसिन रीजन में। और नर्मदा बेसिन में क्या हुआ है, नर्मदा बेसिन में ये हुआ है, देख इसका रीजन क्या हो सकता है गंगा बेसिन में, इसका रीजन ये है कि लाइक बारिश कम हो रही है और या फिर सॉइल मॉइस्चर भी कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा बेसिन की। नर्मदा बेसिन का भी जो फ्लड का जो कंसिस्टेंसी है वो भी कम हुई है, और लाइक उसका रीजन क्या है, मेनली तो यही है कि डैम्स वगैरह बिल्ड करे हैं अपने नर्मदा में। अब हम बात करते हैं मराठावाड़ा रीजन में, और मराठावाड़ा रीजन है क्या, महाराष्ट्र रीजन। इस रीजन में क्या हुआ, फ्लड्स, रिवर फ्लोज आर डिक्रीजिंग एट 8% ड्यूरिंग मानसून एंड 31% इन प्री मानसून सीजन, समझ रहे हो। जितना लाइक नॉर्मल मानसून सीजन में बारिश होती है, रिवर फ्लो करती, उससे 8% तो कम हो चुकी है, और प्री मानसून में जितनी बारिश और फ्लो होती थी वो उसकी 31% कम हो चुकी। अब मालाबार कोस्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब मालाबार कोस्ट में क्या, मालाबार कोस्ट में आता क्या है, सबसे पहले बता दूं, केरला तमिलनाडु। कोरोमंडल में क्या, कोरोमंडल में क्या आता है, एक बार मालाबार आप सर्च करो, और सर्च, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मालाबार कोस्ट में लाइक आता तो है ये, मालाबार कोस्ट तमिलनाडु में थोड़ा सा हो रहा था, ये देखो, तो इन लोगों ने थोड़ा सा तमिलनाडु को चलो बाहर में, मेरे को तो एक चाहिए, ये देखो, लुक दिस इज द मालाबार कोस्ट, जिसमें हमारा कर्नाटक केरला आ जाता है। वही मैं देख रहा था, गलत तो नहीं बताना चाहिए, नहीं पता तो एक बार कंफर्म कर लो। यहाँ पे क्या हुआ, मालाबार कोस्ट में भी 8% डिक्लाइन आ रहा है प्री मानसून। तो मेनली पॉइंट क्या पकड़ा आपने यहाँ से आपने ये पकड़ा कि जो प्री मानसून है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, और मानसून के बाद भी डिक्लाइन आ रहा है। प्री मानसून में कुछ जगह पे जैसे मराठावाड़ा है उसमें तो भाई 31% रेनी का कमा है, और इसका रीजन क्या है, आप यही बोल सकते हैं इसका रीजन ये है कि डैम्स बना दिए, ह्यूमन ह्यूमन का हो गया, फिर नेचर का हो गया, बारिश कम हो रही। तो आप ये सब तो खुद ही लिख लेते, इतना तो कुछ है नहीं इन सब में, ये फैक्ट्स आप कहीं भी टाप सकते हैं जो आपको थोड़े थोड़े पढ़े होंगे, ठीक है। ये अपना वही उसी न्यूज से रिलेटेड। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि बताता है स्टेटस ऑफ यूथ इन एग्री फूड सिस्टम। एफएओ ने रिलीज करी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसने रिलीज करी है रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट क्या है, स्टेटस ऑफ यूथ इन एग्री फूड सिस्टम। इसमें है क्या, मेनली जो यूथ है हमारा यूथ, जैसे मैं 15 से 29 साल के बीच में, तो उसमें से 85 ना, जो दुनिया का सोचो 85% जो 15 से 29 साल के हैं, वो कितने बनते हैं, 1.3 मिलियन यूथ। और वो कितने, उनमें से जो लाइक 1. वो जितने भी बनते हैं उनमें से 1.3 बिलियन यूथ लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं। फिर जो लाइक लो इनकम कंट्री कौन सी, इंडिया हो गया, अब लाइक अफ्रीका हो गया, ये हो गया लो इनकम कंट्रीज, और नियरली हाफ ऑफ द यूथ अभी भी रूरल एरिया में रह रहे हैं इसमें से। इस रिपोर्ट का की हाईलाइट क्या है, अगर लोग एग्रीकल्चर पे फोकस कर तो क्या हो सकता है, मतलब जो यूथ है अगर एग्रीकल्चर पे फोकस करे तो क्या हो सकता है। देखो, एक तो मुझे ये रिपोर्ट थोड़ी सी लगी कि ये बाइस्ड है। वो कंट्रीज लाइक जो एआई के बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे। और ये रिपोर्ट कहती है कि जो लोग हैं लाइक लो इनकम कंट्रीज या फिर जो यूथ है उनको एग्रीकल्चर में फोकस करना चाहिए। कि थोड़ी मुझे रिपोर्ट बाइस लगी, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लो कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। मेरी थिंकिंग है और आपकी थिंकिंग खुद की होनी चाहिए, मैं जो बोलूं वो हमेशा सच नहीं होगा, ठीक है। तो की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है 1.4% बूस्ट कर सकती है हमारी जीडीपी को। 45% मतलब उसमें क्या होगा, 45% अगर हमारा यूथ पार्टिसिपेशन होगा एग्री फूड सिस्टम में, तो हमारे जीडीपी में 1.4% की इंक्रीजमेंट आएगा। देखो, यूथ पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ बता दूं, 44% ऑफ वर्किंग यूथ वो एग्री फूड सिस्टम में डिपेंडेंट है, और कंपेयर जैसे कर रही 44 से 38 जो एडल्ट है, यूथ किसमें आ गया, 29 साल तक हमने मान चुका यूथ है, और 29 ईयर्स से अबव जो है वो 38% है, और 44% हमारे यूथ है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है यूथ, लाइक क्यों डिक्लाइन कर रहा है, तो कैसे डिक्लाइन का आप वो देखो,
जो 44% है 2005 में वही 54% था। और इसका रीजन ये है कि पैसा नहीं है। तुम एग्री फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुमको पैसा नहीं मिल रहा, उतना पैसा है नहीं। अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन भी है और आप उसकी खेती कर रहे हैं, नॉर्मल जो वैसे बिकता है, अगर आप वो महंगी वाली सब्जी वब्जी लगाने वाले तो रिस्क भी आप पे, लेकिन अगर आप उस पर खेती कर रहे हैं तो इतना पैसा नहीं मिल रहा है जिसमें आप बढ़िया से अय्याशी कर सकें। समझ रहे हो? करना तो उनको अय्याशी है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन यूथ इन एग्री फूड सिस्टम, इट डिक्रीज फ्रॉम 54% 2005 टू 44% 2021 में, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी भी इंक्रीज हुई है, 16% थी फूड इनसिक्योरिटी। पहले मेरे को लगा था फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, भाई मेरे को तो खाना मिल रहा है, लेकिन नहीं, इसी रीजन से, क्योंकि पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी इंक्रीज हुई ग्लोबली। इंडिया के लिए बात नहीं चली। 16% थी 2014-16 में और अभी हो गई 24% फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। अभी इसमें है क्या, चैलेंजेस क्या है जो लाइक मेरे और मेरे साथ वालों को फेस करने पड़ते हैं अगर उनको एग्रीकल्चर उसमें जाना है, फील्ड में जाना है। तो देखो, सबसे पहला तो जो फार्मर है उसकी इमेज ऐसी बना रखी कि लो सोशल स्टेटस है और उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। सच बताऊं तो नेता हरामखोर बहन का लौड़ा उधर बैठा रहता है, अय्याशी करता है, और बेचारा फार्मर उसके आगे पीछे घूमता रहता है कि हमारे बिल माफ करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, दुनिया भर की चीजें करवा दीजिए। और उसको लाइक फार्मर है, ठीक है, रिस्पेक्ट मेरी तरफ से फुल है फार्मर्स को, लेकिन वो चीज नहीं आती है किसी की में भी नहीं आती। फार्मर है, ठीक है। अभी मतलब 100 में से अगर 10 फार्मर बहुत अमीर है तो फार्मर अमीर नहीं है, समझे? वही बात हो गई, 1% रूल लग गया हर जगह की तरह। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखो अभी मैंने कुछ लगा दिया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई अचानक से, उससे क्या हो गया, अरे मेरी तो खेती चली गई। अब मेरी खेती चली गई तो अब मैं हो गया बंटा था, ठीक है। अब इंडिया में लाइक समझ रहे हो, वुमेन इनइक्वालिटी भी इसमें कैसे, वुमेन को लाइक शेयर ही नहीं मिलता उनके जो लैंड है, इनहेरिट लैंड है। देखो इसका रीजन ये भी हो सकता है, देखो अगर वो लड़की दहेज नहीं लेकर जाती, क्योंकि अगर आप एक औरत की शादी करवा देते और दहेज में मतलब इस टाइम पे अगर 50 लाख रुपए खर्च करके दे रहे हैं, मतलब 1 करोड़ दे रहे हैं, 50 लाख 1 करोड़ दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर सामने वाला सोचता है मैंने अपने बेटे के लिए क्या किया। यही मैं 50 लाख अपने बेटे को देता तो एटलीस्ट वो कुछ कर लेता है, तो उसी हिसाब से उस बेटे को वो घर मिल जाता है 50 लाख की कीमत वाला। समझे? ये इस तरीके से ये लोगों की सोच है, और मेरे को भी लगता है हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा भाई गरीब है तो छोड़ दो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम, जो कि है इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी। ये हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 है क्या, और इसकी जो टेक्नोलॉजी, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 1 आया फिर 2 आया, मतलब धीरे धीरे एडवांस हुई इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 चल रहा है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे फूड प्रोसेसिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये रिपोर्ट है, अब ये रिपोर्ट किसने लिखी, ASSO CHAM PWC ने, ठीक है। ये हाईलाइट करती है कि जो ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग मार्केट है उसकी वैल्यू है $10 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन में आता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, सोच रहे हो, 1 लाख करोड़ $1 ट्रिलियन में आता है, मतलब 1 ट्रिलियन में आता है। डॉलर तो हमने मिलाया नहीं, जब डॉलर मिलाएंगे तो जीरो और ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, तो भाई बंटाधार होगा, जय श्री राम होगा, ठीक है। फूड स्कार्सिटी परसिस्ट करती अभी भी। हाई, इसका रीजन यही है कि भाई देखो, हार्वेस्ट होने से पहले जो लॉस हो जाते हैं ना, वो हार्वेस्ट होने के बाद जो प्रॉफिट होते हैं उससे बहुत ज्यादा है। लिमिटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तो बहुत बड़ी बात है। वेयर हाउस ही नहीं है, लॉस मतलब हार्वेस्ट होने के बाद भी वेयर हाउस की कमी की वजह से फूड वेस्ट हो जाता है। की चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, सबसे पहला लाइक फूड वेस्ट तो होता ही होता है, और फूड बॉर्न इलनेस भी होती है, जिसकी वजह से हमको लाइक ग्लोबली अगर बात करें, 936 बिलियन किसका फूड वेस्ट, डॉलर का, मतलब 936 बिलियन डॉलर्स का फूड वेस्ट होता है, और 110 बिलियन का फूड बॉर्न इलनेस होता है। अब इसमें क्या हो रखा है, सप्लाई चेन इश्यूज है, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी है। इंडिया ने अपने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स आई है, सॉरी ट्रिलियन, 1.53 ट्रिलियन
इंडियन रुपीज की वॉट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेस्ट मतलब खो दिया है। क्यों? मतलब हर साल खोता है, क्यों? हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो 1.53 ट्रिलियन इज सच हाई कॉस्ट। इसका मेन रीजन ये भी है कि देखो हाई ऑपरेशनैलिटी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है। तो जो फूड प्रोसेसिंग है वो डिमांड करता है एनर्जी और वाटर, और इसके लिए चाहिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास मिल जाए, जैसे कि एआई हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, उसके थ्रू जो स्लो स्लो काम होते हैं वो जल्दी जल्दी काम होते हैं, जैसे कि फूड को इंस्पेक्ट करना, और ऑटोमेटिव जो रिपीटेटिव काम होते हैं, जैसे कि पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, इसकी ये बहुत स्मूथ हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो यही है आज की न्यूज़ में। बाकी थोड़ी सी और रिपोर्ट्स है, वो आप खुद रीड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जस्ट टेल मी, आई विल गिव इट यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है इसकी 5.35%। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो अभी मैंने उसके बारे में बात करी, उसके थोड़ी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसको आप लाइक क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में अगर आपको लिखा दिख गया तो आपको क्या लिख देना? एनुअल ग्रोथ स्टार्टिंग ही ऐसे कर सकते हो ना, 8 साल में 5.3% की एनुअल ग्रोथ हुई 2023 तक। अब बताओ कितना तगड़ा आंसर हो गया भाई, इसने तो फाड़ दी मेरी। 5.35% सिंस 8 साल में बस इतनी ग्रोथ हुई फूड प्रोसेसिंग में इसके। फिर उसके बाद आप आंसर चालू कर दो, जो मैंने इतने टाइम से आपको चकर 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 करके बता रहा हूँ। आपको लगता है कितना बोलता है, कितना बोलता है, कितना बोलता है। अब देखना 30 मिनट का वीडियो होगा। शेयर ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, जो हमारा एग्री फूड एक्सपोर्ट है, उसमें शेयर कितना रहा हमारा? 23%। सो लाइक अच्छा ही है, लेकिन 23% स्टिल लो। 75% तो अपना वैसे ही ना, बिना प्रोसेस्ड। और गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है? किसान समुदाय योजना होगी हमारी, पीएलआई होगी। पीएलआई तो आप हर जगह चिपका सकते हो, जो भी आंसर मिलना चिपका जैसे कर। तो अभी एक न्यूज तो आपने बहुत देखी होगी। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस करी है एक्टर्स लाइक, अभी जो अपने सैफ अली खान है, उनकी कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ले ली। कैसे? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ला के 1968 में। अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या कैसे हुई? देखो मध्य प्रदेश सॉरी सैफ अली खान की जो मम्मी है, उनकी है एक बहन जो बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई। तो अब वो हो गई हमारी एनिमी प्रॉपर्टी। तो वो अभी केस चल रहा था, वही केस हमारे सैफ अली खान हार चुके हैं। हमारे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी लाइक ऑब्जेक्शन था कि भाई प्लीज मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दो। 1500 करोड़ ऐसे कुछ की होगी, लेकिन नहीं, हमारे हाई कोर्ट ने बोला नहीं, हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चाहिए तो चाहिए। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का स्लैब को बता रहा हूँ। तो एनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है? उसका मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है और या फिर किसी को ऑन बिहाफ ऑफ एनिमी, ठीक है। तो एक एनिमी क्या है? एनिमी मैंने बता दिया आपको क्या है, ठीक है। तो ये वही न्यूज है, उसकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सलिटी में मत जाओ, अपनी पॉलिटी का वो पढ़ लो, सिटीजनशिप वगैरह के बारे में, तो आपको ज़्यादा काम में आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लड ट्रिगर्ड बाय हैवी रेनफॉल कॉज डैमेज इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल टेक्सास। तो अब हम बात करते हैं गुआ डल्यूप रिवर के बारे में, गुआडालूप रिवर। तो मैं आपको पहले दिखा दूं गुआडालूप रिवर को। गुआडालूप रिवर, इसको जो भी बोलते हैं, लेकिन मुझे गुआडालूप रिवर दिखने लग रहा है। तो टेक्सास, टेक्सास किधर है? टेक्सास ये देखो, ये ये रिपनिंग गुआडालूप बेसिन, जो सेंट एंटोनियो और लाइक इधर ऑस्टिन और इधर विक्टोरिया, कहाँ पे? अमेरिका में। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। तो ये अपनी जस्ट वॉच के क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे फ्लड आई है, तो इसमें अब हम ये फ्लड आई है, तो अब हमको क्या, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इस रिवर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो रिवर के बारे में आपको क्या जानना है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सो फ्लड ट्रिगर हुई है, हैवी रेनफॉल कॉस्ट मासिव डैमेज इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल टेक्सास, पर्टिकुलरली अलोंग ग्वाडेलूप रिवर। अभी हुआ क्या है, ग्वाडेलूप रिवर एक स्प्रिंग फेड रिवर है, मतलब स्प्रिंग में इसमें पानी भरता है। कहाँ पे? टेक्सास में। कहाँ पे है? लाइक फाउंड होता है अपना साउथ फोक्स में इन केर काउंटी।
ये जाके कहाँ निकलती किधर है, सैन एंटोनियो बे एट द गल्फ ऑफ, देखो सैन एंटोनियो बे एट द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप कुछ भी न्यूज़ में पढ़ते हैं तो वो चीज़ ना आपको लाइक स्पेशली आपको वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने कहा, मतलब उसको इमेजिनेशन में आपके आने चाहिए। तो ये इधर पे वो ही। तो इस रिवर का क्या सिस्टम है, देखो इस रिवर का सिस्टम ये है कि रिवर हिस्टोरिकली प्रोन है फ्लैश फ्लडिंग के मामले में। अभी हमारे यहाँ भी फ्लैश फ्लडिंग आती है, अभी मैंने कुछ फ्लडिंग के बारे में आपको पढ़ाया करंट अफेयर, तो उसको रिवाइज कर देना, ठीक है। ये ठीक है। अभी देखो जापानीज कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा अपने चेन्नई में आ चुकी है। क्यों, जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली जामाता। जामाता का मतलब क्या, सी यू लाइक डियर इन जापानीज, ठीक है। तो जापानीज और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स की क्या होने वाला है, अपना नॉर्मल सा एक्सरसाइज होने वाला है। और ये एक्सरसाइज क्यों होने वाला है, ये हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, हमारी कॉम्बैट स्किल्स को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और भाई एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब हमारे लिए जो अपोजिशन वाला आदमी लड़ेगा, फिर उसके बाद हम जो लड़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजीज ही तो काम करेगी, क्योंकि सेम हथियार उनके पास है, सेम हथियार हमारे पास है। तो जिसके पास स्ट्रेटेजीज है ही विल विन, he will win, he will win, we will win, you will win, one day we all will win, win. Okay, so let's do it. अगली न्यूज है, नीति आयोग ने स्टार्ट करी डेलिब्रेशन विद मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑन द पर्पस। देखो बैटरी पासपोर्ट, अब ये न्यूज है बैटरी पासपोर्ट, लिख दो बैटरी पासपोर्ट होता क्या है। बैटरी पासपोर्ट, हर एक वो बैटरी जो दूसरी कंट्री से आती है जिसकी कैपेसिटर 2 किलोवाट आवर से ज्यादा है, उसको चाहिए बैटरी पासपोर्ट। और इसका मतलब सीधे सीधा वो सिंपल मतलब है कि आधार की तरह इसको एक यूनिक आईडी दी जाएगी, और उसमें क्या लिखा रहेगा, उसका प्रोडक्ट के बारे में लिखा रहेगा, वहां उसका ओरिजिन के बारे में लिखा, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी कंपोजिशन, उसके साथ साथ उसकी एंड ऑफ लाइफ के बारे में लिखा रहेगा। और इसको लाइक सिंपली आप क्यूआर के थ्रू स्कैन करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या डिटेल्स वगैरह के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सीधी इंपॉर्टेंस है बैटरी। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इजी छोटी छोटी बैटरी, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर बैटरी फट गई तो सीधे सीधे इंसान चला जा सकता है। तो इसलिए उस सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए, और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडिया से बढ़ाने के लिए, ये हमको लाइक स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, ठीक है। अब देखो जो अपना रेड सी है, वहां पे है यमन, यमन सऊदी अरेबिया वगैरह। यमन में रहते हैं हौतीस। वो क्या करते हैं, अटैक कर देते शिप। और वो शिप्स को क्यों अटैक करते हैं, वो शिप्स को इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि उनको चाहिए होता है कार्गो। कार्गो में होता है सामान, पैसा और खाने भर की दुनिया भर की चीजें। तो अब हुआ क्या है, यही फिर से इन लोगों ने यमन के जो हौतीस रेबिलियंस है उन लोगों ने अटैक कर दिया। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपरली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और यमन को पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन यमन अभी भी शांत है, इसकी तरह ये बिल्ली दिख रही है आपको नीचे, उसकी तरह शांत बैठा है। और ये हाउथीज आमने सामने है, लेकिन क्यों, क्योंकि इनको प्रॉफिट होता है। जो लाइक उधर अफ्रीका के लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट होता है। कैसे होता है, रोकते हैं, पैसा फिरौती लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिरौती का पैसा शिफ्ट होता है इधर उधर हर जगह से। लाइक ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं के कोस्ट गार्ड्स को पता ना होगा कि यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ रेड सी के बारे में बात करते हैं। तो रेड सी आपको दिखा देता हूँ, रेड सी, ठीक है। तो मुझे आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है, और आप कहीं के कमेंट सेक्शन करते नहीं, कहीं कमेंट्स नहीं करते हो कि बता दो भाई। देखो ये है अपनी रेड सी, यहाँ है अपना, इधर देखो ये अपनी रेड सी है, ये अपना हो गया बैब अल मंडेब हो गया, ये गल्फ ऑफ ईडन हो गया, इधर पे अपना हो गया मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ इस एरिया मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये अपना स्विस कैनल हो गया। तो मेनली होता क्या है, जो भी यहाँ से अगर अपनी मान के चलो, मेरे माउस को अपनी शिप मान के चलो, अपनी शिप जा रही है, यहाँ जा रही है, तो यहाँ से निकलते हुए इनको मिलती है कौन, हाउती रेबेलियंस। और यहाँ पे पकड़े गए, निकलते हुए आते जाते दोनों साइड से, तो यहाँ से जाती है, अगर यहाँ पे पकड़े गए तो फिर तो भाई आपको देना पड़ेगा, हट जाना, ठीक है। और इंडिया की लाइक जो आर्मी है वो बहुत सारे अभी कुछ एक शिप थी
इसको इंडियन आर्मी ने बचाया। अगर आपको न्यूज़ जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये शिप गई अपनी टी 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 करके यहाँ से सुएज कैनल में पैसा दिया और यहाँ से निकल गई। समझ गए यहाँ पे क्या गया था? मैपिंग बता रहा हूँ मैं, मैपिंग ऐसे ही सीखी जाती है, मैपिंग, ठीक है। तो वही देखो, ये वही लिखा हुआ है जो उसमें लिखा हुआ है। मैंने बताया था आपको मैपिंग में जो सब कुछ सिखा दिया एक बार, खचक कर दिया। अब हम बात चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ने अपने हिट करे मेडन रोड ब्लॉक्स को, क्योंकि फंडिंग की वजह से। अबाउट जेजीएम पहले हम बात करते हैं। देखो, जल जीवन मिशन है क्या? 2019 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर लॉन्च करी गई। और ये 2019 की जो स्कीम थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर घर में नल, हर घर नल, जल जीवन मिशन। तो ये टैप टैप कनेक्टिविटी हम हर घर में पहुंचाएंगे। टैप तो आ गए, पानी नहीं आया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पानी आता है। क्योंकि हमारे घर में, मतलब मेरे यहाँ तो बोल रहे हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, लेकिन जो गर्मियों में पानी आता ना जिस तरीके से 4-4 दिन में पानी आ रहा है, कहीं कहीं पे तो, कहीं कहीं तो एक एक हफ्ते में नहीं आ रहा है। वही पानी अगर आप रोक लें, मतलब वही ठंडियों में तो रोज देते, 2-2 टाइम दे देंगे, उनकी मर्जी लेगी। वही ठंडियों का पानी अगर आप रोक लें गर्मियों के लिए, अगर ठंडियों में सिर्फ आप पानी एक बार दे दिन का, 3 दिन में एक बार दे दें तो कोई इशू नहीं आएगा, किसी को भी इशू नहीं आएगा। लेकिन वही पानी आप गर्मियों में दोगे तो आदमी खुश रहेगा। तो ये जल जीवन मिशन ये है कि हमने बहुत सारे टैप्स लगा दिए हैं और लोगों को पानी दे रहे हैं। ये आप देखना, लिख कर मत आना, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी करवा रहे हैं पूरे हाउस होल्ड्स में, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, सब जगह। अब ये 2024 से हमने 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब ये वाटर कौन सा है? ड्रिंकिंग वाटर आएगा। और ये किसके अंदर आता है? आपको पूछ सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर किसके सब्जेक्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट? तो आपको क्या बताना है? स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसमें इसके अंदर क्या आता है? जैसे कि प्लानिंग, कैसे पानी पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, कितने टाइम के लिए पहुंचेगा, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन, इसकी ऑपरेशनल कैसे होगी, उसका जो मेंटेनेंस होगा वो कैसे होगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, वो सब स्टेट के सब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट न्यूज और आज की लास्ट न्यूज पे आते हैं। यूएन ने वार्न किया है कि सूडान में एक जगह है, सूडान का लाइक जो प्रोविंस है नॉर्थ दाफुर, उसकी कैपिटल है एल फैशियर। यहाँ पे ना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाले हैं, तगड़े वाले। तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या है? देखो, सूडान तो लाइक तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की। बॉर्डर दिखा देते हैं, चलो आपको सूडान यहीं से दिखाता हूँ। सूडाना 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 सूडाना। तो ये सूडान है। इसकी बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी है? देखो, हलाइब ट्राइंगल, डिस्प्यूटेड एरिया है। इजिप्ट हो गया, चैड हो गया, इधर हो गया सेंट्रल अफ्रीका हो गया, यहाँ पे क्या हो साउथ सुडान, इधर एट्रिया हो गया अपना, इथोपिया। और इसकी कैपिटल क्या है? खार्तूम। ये वाला देखो, हाँ ये वाला अच्छा मैप है। लिबिया, इजिप्ट, इजिप्ट, लिबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीका हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, एट्रिया, और रेड सी से भी कनेक्टेड है, कैपिटल खार्तूम है। तो अभी ये बहुत, मतलब सूडान क्या है, अपनी 7th लाइक 3rd लार्जेस्ट कंट्री है कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। अब इसके बाद इसकी जोग्राफिकली इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो रेड सी से कनेक्टेड है। इसकी सबसे बड़ी पीक कौन सी? मरह पीक, मरह माउंटेन, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, फुल, मतलब फुल फिल्ड विथ है पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, कॉपर, क्रोमियम, ओर, जिंक, टंगस्टन, माइक, सिल्वर, गोल्ड, दुनिया भर की चीजें भरी हुई इसमें, ठीक है। तो फिर गाइस मैं बोलता हूँ आज की करंट अफेयर इतनी थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वरना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और अगर आपने फालतू बकवास करी तो मेरे को भी बकवास करना आता है, दिन भर बकवास हो जाएगा, लाइक बताओगे जिंदगी भर कि कैसे बात कर ली थी मैंने वो 2 घंटे। देखो, मैंने बोला था ना आधे घंटे में करंट अफेयर खत्म, और इतनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना ये, आदमी रो देता है। चलिए बाय बाय, फिर आज के लिए इतना ही, और जाके पढ़ने बैठ।